हेलो यशोदा फैमिली। आज मैं सोनल अरोड़ा आपके साथ फिर से हूँ हमारी बहुत ही स्पेशल, बहुत ही फेवरेट डॉक्टर रेखा आर्या के साथ, जो कि हमारे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। मैम के साथ हमारे लाइव सेशंस होते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं रिगार्डिंग इन जनरल कैंसर या रेडिएशन जो मैम हमसे डिस्कस करते रहते हैं, हमें अवेयरनेस देते हैं। आज मैम एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न था आपके साथ यहाँ बैठने का। जैसा कि ये एक डेडिकेटेड कैंसर इंस्टीट्यूट है, कॉम्प्रिहेंसिव केयर है, जहाँ पे फ्रॉम डायग्नोसिस टू ट्रीटमेंट हम कैंसर को कम्प्लीटली कवर करते हैं। सो मैम, एक चीज़ जो मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा नोटिस करी और रियलाइज़ करी है वो ये है कि कैंसर के पेशेंट्स, चाहे वो किसी भी टाइप का कैंसर हो मैम, 70 to 80% कैंसर्स में मैंने देखा है कि किसी ना किसी फेज़ में आकर रेडिएशन थेरेपी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। एंड रेडिएशन के बारे में लोगों के दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको डर लगता है कि पता नहीं कितने दिन स्टे करना पड़ेगा, या एक डे का प्रोसेस है, या क्या लाइफ नॉर्मल होगी, कहीं बाल तो नहीं झड़ जाएंगे, कहीं अब नॉर्मल खाना, मतलब नॉर्मल खाना नहीं खा पाएंगे, क्या आइसोलेशन, क्या हमारे साथ हमारे पार्टनर, लाइफ पार्टनर या फैमिली मेम्बर बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते। जैसा कि कैंसर के साथ एक मिथ है ना कि शायद एक दूसरे के साथ रहने से कैंसर स्प्रेड होता है, उसमें मैंने देखा है रेडिएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। तो मैम, आज आपसे मैं वो सारी रेडिएशन थेरेपी के बारे में, वो ट्रूथ और मिथ्स को क्लैरिटी देना चाहूँगी। सबसे पहले मैम, बहुत बेसिक चीज़, क्या है रेडिएशन थेरेपी? राइट। सो जैसे कि कैंसर का ट्रीटमेंट मैक्सिमम लोगों को पता है 3 टेक्निक से किया जाता है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड द सर्जरी। तो रेडिएशन जो एक वे है कैंसर ट्रीटमेंट का, उसमें हम क्या करते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन देते हैं कैंसर सेल्स पर, जो कि बहुत ही फोकस एंड प्रिसाइज रेडिएशन ट्रीटमेंट डिलीवरी की जाती है। हमारा पर्पस होता है कैंसर को बहुत ही फोकस करके किल करना और आसपास की जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स है उसको स्पेयर करना, ताकि साइड इफ़ेक्ट कम से कम आए। तो जो रेडिएशन थेरेपी होती है, रेडिएशन ट्रीटमेंट जो होता है, वो मशीनों के द्वारा जहाँ कैंसर था अगर सर्जरी करके निकाल दिया गया है, या जहाँ अवेलेबल है, प्रेजेंट है बॉडी में, वहाँ पर फोकस रेडिएशन देते हैं जो कि आयनाइजिंग होती हैं, और वो जाके कैंसर सेल्स के डिफेक्टिव डीएनए को किल कर देती हैं। तो ये बेसिकली रेडिएशन थेरेपी होती है और ये मशीनों के द्वारा दी जाती है। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि रेडिएशन ट्रीटमेंट को 2 तरह से देते हैं। अगर ये बाहर से, यानी कि एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी है, जो कि डिफरेंट टाइप की लिनिक्स के थ्रू देते हैं, तो ये होता है एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। और जब यही रेडिएशन ट्रीटमेंट जहाँ कैंसर है वहाँ पे रेडियो एक्टिव सोर्स रखकर दिया जाता है, यानी कि नियर टू कैंसर सेल, वो होता है ब्रैकीथेरेपी। तो एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी एंड ब्रैकीथेरेपी 2 तरह के टाइप होते हैं रेडिएशन ट्रीटमेंट के। ओके मैम। सो मैम, रेडिएशन थेरेपी के बारे में बेनिफिट से ज़्यादा लोगों को रिस्क का डर रहता है। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी रिस्क और बेनिफिट्स क्या हैं इसके? राइट। तो यहाँ पे ना कुछ बातें मैं बहुत क्लियर करना चाहूँगी कि देखो, चाहे कोई सा भी ट्रीटमेंट हो, जहाँ इफ़ेक्ट है वहाँ साइड इफ़ेक्ट है। अगर हम इफ़ेक्ट के लिए टैबलेट खाते हैं तो हमें ये भी पता है कि कहीं ना कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन एक थेराप्यूटिक रेशो, थेराप्यूटिक विंडो मेंटेन करना होता है कि पेशेंट को इफ़ेक्ट ज़्यादा आए और साइड इफ़ेक्ट कम आए। वो एक जो थेराप्यूटिक विंडो होता है हमारी लैंग्वेज में, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की लैंग्वेज में, वो हमें मेंटेन करना होता है। इसीलिए हम हमेशा गाइड करते हैं कि देखो, ये रेडिएशन ट्रीटमेंट हो रहा है इस कैंसर के लिए, ये साइड इफ़ेक्ट आएंगे, बट जो रेडिएशन का जो मेन इंटेंट होता है वो कैंसर को किल करना होता है, और उसके लिए एक पर्टिकुलर डोज दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हर डोज पे साइड इफ़ेक्ट आएगा। जितना हायर डोज ऑफ रेडिएशन देंगे उतना हायर और हायर ग्रेड के साइड इफ़ेक्ट आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा पेशेंट को अगर हम पैलेटिव इंटेंट से दे रहे हैं तो साइड इफ़ेक्ट आएगा ही नहीं। जहाँ ट्रीटमेंट है, जहाँ इफेक्ट है, वहाँ साइड इफ़ेक्ट है। और जो इसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है सोनल, कि रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट लोकल आते हैं। लोग ना कीमो के साइड इफ़ेक्ट से कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट। कीमो के साइड इफ़ेक्ट सिस्टमिक आते हैं, बट रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट हमेशा लोकल आते हैं। जहाँ रेडिएशन दिया जा रहा है वहाँ पर आसपास जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर उस जगह है जो रेडिएशन की फील्ड में आ रहा है, उससे रिलेटेड ही साइड इफ़ेक्ट आएंगे। तो हमेशा आपको बताया जाएगा कि ये साइड इफ़ेक्ट आएंगे, और उनको हम ड्यूरिंग होल कोर्स ऑफ रेडिएशन ट्रीटमेंट मैनेज करते चलते हैं। ओके। सो मैम, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था
कि Right. कीमो और रेडिएशन में कंफ्यूजन मैम जब तक शायद मैं यहाँ नहीं आई थी मुझे भी था, वो कंफ्यूजन आप लोगों की वजह से ही और दूर हुआ। खासकर सोनल्स आपको मैं एक पॉइंट और ऐड करूँ, उनको सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है हेयर लॉस को लेकर। राइट, उनको लगता है कि अगर हमारा कहीं पे बॉडी में रेडिएशन चल रहा है हेयर फॉल हो जाएगा, हेयर लॉस हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कीमोथेरेपी सिस्टमिक होती है और वो भी हर तरह की कीमोथेरेपी में हेयर लॉस नहीं होता। और रेडिएशन का तो जहाँ रेडिएशन लग रहा है वहाँ पर ही साइड इफेक्ट आएगा। अगर ब्रेन ट्यूमर के लिए मैं यहाँ दे रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है हेयर्स जाएंगे। इस हिस्से की कैंसर्स के लिए अगर मैं रेडिएशन दे रही हूँ तो जो बियर्ड है मुझ से ये चले जाते हैं। और ये भी इस बात पे डिपेंड करता है कितना मैं डोज दे रही हूँ। लेकिन अगर ब्रेस्ट के लिए दे रही हूँ, पेल्विक ट्यूमर्स के लिए दे रही हूँ या पैर में कहीं किसी और चीज़ के लिए दे रही हूँ तो ऐसे नहीं आपका हेयर लॉस होगा। तो ये Okay. बहुत बड़ा मिथ है लोगों को। एग्जैक्टली। मैम अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कब दी जाती है रेडिएशन थेरेपी, किस किस कैंसर्स में रेडिएशन थेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है? और मैम हमेशा सुना है कि रेडिएशन थेरेपी के लिए बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो यहाँ लोगों ने मुझसे बहुत पूछा है, स्पेसिफिकली आपका नाम लेके कि मैम से प्लीज़ बोलिए कि इसकी क्लैरिटी है। राइट, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सोनल की तरफ से, जो मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को पता होना चाहिए कि रेडिएशन का रोल कहाँ आता है कैंसर ट्रीटमेंट में। तो रेडिएशन का जो इंटेंट होता है वो 3 होते हैं कि आप एडजुवेंट इंटेंट दे रहे हो, यानी कि जो मेन इलाज था वो हो गया, अब हमें रेडिएशन देना पड़ रहा है कैंसर ना आए लौट कर। दूसरा होता है डेफिनेटिव, मीन्स कि रेडिएशन ट्रीटमेंट ही मेन इलाज है। थर्ड होता है पैलिएटिव। पैलिएटिव का मतलब है कि पेशेंट स्टेज 4 में है, इनक्योरेबल स्टेट में है, उसको मल्टीपल साइट पे मेटास्टेसिस हो रखी है, बोनी मैट्स आ गए, ब्रेन मैट्स आ गए, तो वहाँ पे पेशेंट के सिम्टम्स को कम करने के लिए, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हम पैलिएटिव इंटेंट से रेडिएशन देते हैं। तो वो होता है हमारा पैलिएटिव इंटेंट, राइट। तो ये तो हो गया कि हम कहाँ देते हैं। राइट, जब भी रेडिएशन का इंडिकेशन आता है ये बताया जाएगा कि आपका इंटेंट क्या है, कि भाई आपका कैंसर हम रेडिएशन से क्योर कर रहे हैं, सर्जरी मेन इलाज है, अभी लौट के ना आए इसलिए रेडिएशन दिलाएंगे, या इनक्योरेबल स्टेज 4 में है पैलिएटिव इंटेंट से दे रहे हैं। रही आप सोनल का दूसरा क्वेश्चन कि कितना लॉन्ग वेटिंग लिस्ट होती है, तो ये जो लॉन्ग वेटिंग लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता था, जहाँ पे बहुत नंबर ऑफ पेशेंट्स होते थे, लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे। वहाँ पे पेशेंट को ऐसा नहीं है कि हमने 2 दिन बाद रेडिएशन दे दिया, महीनों तक वेटिंग लिस्ट जाती थी। Right. बट कॉर्पोरेट में लकीली ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास बहुत ही अच्छे रिसोर्सेज हैं। आप अगर आज विजिट करते हैं हॉस्पिटल और आपको रेडिएशन की इंडिकेशन की ज़रूरत है, रेडिएशन देना है, तो हम एक दिन छोड़ के, वो भी हम इसलिए लेते हैं सोनल क्योंकि हमें हमारी प्रिपरेशन करनी होती है। Right. कि भाई कहाँ मुझे रेडिएशन देना है, किस स्ट्रक्चर को बचाना है, कुछ हमारा क्वालिटी होता है, सिमुलेशन होता है, पेशेंट का हम प्रिपरेशन करते हैं। तो उसके लिए हमें कॉर्पोरेट में 1 डे चाहिए होता है, तो मोस्टली हम 1 या 2 दिन के गैप से रेडिएशन शुरू कर देते हैं। दैट्स ग्रेट मैम, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था। आई थिंक लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा जानना। Right. इसके बाद मैम मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारे पास यशोदा कैंसर इंस्टीट्यूट में कौन सी मशीन है, किससे हम रेडिएशन दे रहे हैं, और मैम क्या प्रोसेस है, मतलब कैसे दी जाती है रेडिएशन थेरेपी? हाँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जब भी पेशेंट को रेडिएशन ट्रीटमेंट बताया जाता है तो उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अब हमारे साथ क्या होगा। राइट, तो सबसे पहली बात कि अगर मैं रेडिएशन मशीन की बात करूं, जो कि सोनल ने पूछा है कि हमारे सेंटर पे कौन सी मशीन है, तो देखो आज की डेट में ना जो लीनेक वर्ड है वो ब्रॉड टर्म है। ब्रॉड मीन्स जैसे कि मैं बोलूँ मोबाइल एक ब्रॉड टर्म हो गया। अब वो कौन सा मॉडल है ये इस बात पे बहुत मैटर करता है। तो लीनेक इज द ब्रॉड टर्म जिसके डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। तो हमारे यशोदा कैंसर हॉस्पिटल संजय नगर में हेल्सियन ई फॉर इलीट मीन्स वन ऑफ द लेटेस्ट रेडिएशन मशीन है लीनेक का। एंड रहा प्रिपरेशन क्या होगी, तो जब भी हम किसी भी पेशेंट का रेडिएशन ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। उसमें सबसे पहला होता है ऑर्फिट बनाना, यानी कि मास्क बनाना। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि पेशेंट अगर मशीन पे लेट रहा है तो वो हिले ना, मतलब जहाँ मुझे प्रिसाइजली रेडिएशन देना है वहाँ जाए, जहाँ नहीं देना है वहाँ ना जाए। अगर पेशेंट हिलेगा डुलेगा मशीन पे तो जहाँ मैंने प्लान किया वहाँ ना जाके नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा जाएगा। तो पहला स्टेप होता है मास्क मेकिंग। फिर आता है सीटी स्कैन। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं जब रेडिएशन के लिए आते हैं, मैं बोलती हूँ कि सीटी स्कैन होगा आपका, तो वो कहते हैं कि मैडम हमारे पास सीटी स्कैन अभी ऑलरेडी हुआ है, MRI हुआ है, पेट सीटी हुआ है, अब आपको एक और कराना है सीटी स्कैन। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि वो सीटी स्कैन प्लानिंग सीटी स्कैन है। इसका क्या मतलब हुआ? प्लानिंग सीटी स्कैन का मतलब होता है कि वो स्कैन में रेडिएशन प्लान करने के लिए कराऊंगी। उस पर हमारा थर्ड स्टेप आता है कंटूरिंग। अब कंटूरिंग क्या होता है? ये कंटूरिंग मेन वर्क होता है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का। कंटूरिंग होता है कि जिस ऑर्गन को मुझे देना है, यानी कि जहाँ ट्यूमर है
उसको बनाना होता है, आसपास जो मेरी नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें मुझे बचाना है, उसको बनाना होता है। तो ये पूरा एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। फिर आता है फोर्थ स्टेप, प्लान इवेल्युएशन। जैसे कि मैंने बोला, हर कैंसर का, हर पेशेंट का डोज ज़्यादातर अलग होता है, क्योंकि हर कैंसर का इसलिए अलग होता है कि मुझे किस इंटेंशन से पेशेंट को रेडिएशन देना है, क्या डायग्नोसिस है, क्या स्टेज है। तो ज़्यादातर जो हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको हम फॉलो करते हैं। एंड जो हमें डोज दी होती है कि कैंसर पे 70 जाएगा, नॉर्मल स्ट्रक्चर को कम जाएगा, या 50 जाएगा, 10 जाएगा, तो वो हमें प्लान इवेलुएट करना होता है कि जहाँ मैंने प्लान किया है वही जा रहा है, एक्यूरेट जा रहा है, प्रिसाइजली जा रहा है, नहीं जा रहा है, आसपास स्ट्रक्चर्स को कितना जा रहा है। तो ये प्लान इवेल्युएशन होता है। फिर आता है प्लान ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंटेशन। ये अप्लाई होता है मशीन के ऊपर, यानी कि जब ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंट होगा तब से पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको 4-5 स्टेप्स बताए थे, ये कोई भी रेडिएशन ट्रीटमेंट की स्टार्टिंग के लिए मैंडेटरी प्रोसेस होते हैं। आप कहीं पर भी कराएंगे, ये सारे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। बिल्कुल। मैम एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा लोग हमसे पूछते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनका रेडिएशन है, हाँ। सबको लगता है अब क्या हॉस्पिटल स्टे आ गया, या ये एक डे केयर प्रोसेस है, या ये कुछ घंटे का प्रोसेस है। सो प्लीज़ एक्सप्लेन। राइट, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं हमें रेडिएशन प्लानिंग के लिए। तो उसके लिए हमें 2 से 3 और किसी में 4 घंटे का भी टाइम लेना होता है। लेकिन जब आपका रेडिएशन शुरू हो जाएगा तो ये ओपीडी प्रोसीजर होता है। आप आइए, रेडिएशन ट्रीटमेंट लीजिए और घर जाइए। क्योंकि जब ट्रीटमेंट जब शुरू होता है मशीन पर, तो आपको हार्डली 2 मिनट के लिए लेटना होता है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारे पास यशोदा कैंसर संजय नगर में जो मशीन है, उसकी खास बात ही ये है कि आपको मशीन पर सिर्फ हार्डली 1.5 मिनट के लिए लेटना है। 60 to 90 सेकेंड का ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें किसी भी तरह का आपको हॉस्पिटल स्टे नहीं करना होता। आप आओ, ट्रीटमेंट कराओ, अपने घर जाओ। और अगर आपका कहीं दूर से आए हो, हॉस्पिटल के आसपास ही अगर आपको रहना है, तो आप अपने जहाँ पे आपने स्टे लिया है वहाँ जाइए। ये ओपीडी प्रोसीजर होता है। लेकिन जैसे जैसे रेडिएशन बढ़ता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं। तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी डॉक्टर आपको गाइड करे कि आपको ये दवाइयाँ लेनी है, न्यूट्रिशन का ध्यान देना है, ब्रीदिंग का देना है, हाइजीन का देना है, तो ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। आपको इन चीज़ों को सीरियसली लेना होता है, क्योंकि डॉक्टर आपको तभी सजेस्ट कर रहा है वो सब चीज़ें क्योंकि आपने पता है कि आपको ये साइड इफेक्ट आएंगे। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जो भी डॉक्टर ने मेडिसिन एडवाइस की है या केयर एडवाइस की है वो आपको करनी होती है। इसके बाद भी कुछ लोगों को बहुत साइड इफेक्ट आते हैं, तो उन सिचुएशन में पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करते हैं, मतलब फॉर न्यूट्रिशन पर्पस, नॉट फॉर ट्रीटमेंट पर्पस। समझ गई मैम। मैम एक चीज़ और कि साथ में पार्टनर्स होते हैं सबके, या Right. साथ में फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुझे ऐसा लगता है मैम एक स्ट्रेस होता है। क्योंकि कैंसर अपने आप में, चाहे अब हमने इतना ये चीज़ यहाँ पे समझ ली कि कैंसर पूरी तरीके से क्योरेबल है, बहुत सारे कैंसर्स बहुत स्ट्रांगली क्योरेबल है, Right. बट मैम उस टाइम पे एक पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो साथ में हो, तो क्या ये पॉसिबल है या रेडिएशन के टाइम ऐसा नहीं होता? राइट, ये सोनल ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इनफैक्ट मुझसे भी बहुत से लोगों ने पूछा है जब वो आते हैं मैं प्लानिंग के लिए, तो वो ये पूछते हैं कि मैम क्या रेडिएशन ट्रीटमेंट कराने के बाद हम हमारे मरीज को सेपरेट रखें, आइसोलेट कर दें, या बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ रह सकते हैं। तो यहाँ पे सोनल मैं बताना चाहूँगी कि जो ये रेडिएशन है, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, ये कम्प्लीटली सेफ होता है। और ऐसा भी नहीं कि रेडिएशन होने के बाद पेशेंट आपका रेडियो एक्टिव हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में अगर ये मिथ है तो उसका एक रीज़न है। एक ट्रीटमेंट होता है जो कि नसों से देते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन टाइप के ट्रीटमेंट, न्यूक्लियर मेडिसिन के जो ट्रीटमेंट होते हैं, उन सिचुएशन में पेशेंट को आइसोलेट किया जाता है फॉर टाइम बीइंग। Okay. तो उनको लगता है कि शायद ये वही वाला रेडिएशन है, तो वो अलग ट्रीटमेंट है, ये अलग है। यहाँ पे आप आराम से नॉर्मल पर्सन की तरह रहते हैं, ट्रीटमेंट आइए, कराइए और घर जाइए, और बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ रहिए। मैम अब जैसा कि आपने साइड इफ़ेक्ट्स की बात करी, तो मैं यहीं पे आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत शॉर्ट में मैं ये जानना चाहती हूँ मैम, साइड इफ़ेक्ट्स को मुझे ऐसा लगता है कि ईच पर्सन टू इट्स ओन होता है, तो हम Right. उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, बट इन जनरल मैम क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और कितने टाइम में आना शुरू होते हैं या कितने टाइम तक रहते हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स? राइट, जैसे कि साइड इफेक्ट मैंने बताया हर ट्रीटमेंट का पार्ट होता है, वो आएंगे ही, लेकिन इनका ना ग्रेड डिफरेंट होता है। तो हम जिस जगह रेडिएशन दे रहे हैं वहाँ पे लोकल साइड इफेक्ट आएंगे, और आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऐसे नहीं कि जिस दिन से आपने पहले दिन रेडिएशन लिया आपको साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। ये ओवर द टाइम आते हैं। मैक्सिमम लोगों को साइड इफेक्ट 2 हफ्ते के बाद आना शुरू होते हैं, अगर उनका 3 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, 5 हफ्ते का ट्रीटमेंट है तो। और बट अगर आपको डॉक्टर ने कुछ बातें बताई हैं, हाइजीन बताया है, न्यूट्रिशन बताया, अगर आप उनको बहुत अच्छे से टेक केयर करेंगे तो जो ये साइड इफेक्ट आएंगे ना, उनका ग्रेड, उनकी सीवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं आएगी।
बाकी तो हम लोग डेली या हर ऑल्टरनेट डे रिव्यू करते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको मैनेज करते हैं। नोटेड मैम। मैम एक चीज़ और कि डाइट का, न्यूट्रिशन का आपके पिछले सारे आंसर्स में मैं बहुत मेजर रोल देख रही ये हूँ। बहुत मैम ज़रूरी क्या डाइट फॉलो करनी होती है, ये भी बहुत सवाल होता है लोगों का। बहुत लोग हमसे भी कांटेक्ट करते हैं कि आप लोगों से हमें पूछ के बताएं, इन जनरल जो बाहर भी ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं। तो ये मैं सबकी अवेयरनेस के लिए आपसे जानना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं इसके बारे में डिटेल में बताने से पहले एक बात ज़रूर बोलूँगी कि हर पेशेंट को ऑन्को डाइट्रिशियन से मिलना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो डाइट मेरा है वो सोनल का भी रहे, राइट। सोनल की बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है, सोनल को और अलग कोमॉर्बिडिटीज़ हो सकती हैं, मुझे अलग हो सकती हैं। तो यहाँ पे डिटेल में डाइट डिस्कस करने की बजाय मैं आपको यही मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि जब भी आपका रेडिएशन शुरू हो, आप अपने हॉस्पिटल की ऑन्को डाइटिशियन के पास जाएँ एंड अपना प्रॉपर कस्टमाइज्ड डाइट चार्ट लें और उसको फॉलो करें। ओके, तो ये आई थिंक मैम बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इन जनरल सोचते हैं कि ये तो बेसिक्स हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स खा ली, दूध पी लिया, ड्राई फ्रूट खा लिया। लेकिन सोनल एक्चुअली ना डिपेंड करते हैं कि कहाँ का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो हर साइड की ट्रीटमेंट के हिसाब से डाइट बनती है। एंड यहाँ पर मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि जो ज़्यादातर ओवरऑल अगर मैं रेडिएशन के टाइम डाइट की बात करूँ तो हमारे लिए कुछ ही चीज़ें होती हैं, लाइक आपको खट्टे जूसेस नहीं लेने हैं, बाहर का अनहेल्दी अनहाइजीनिक नहीं लेना है, खट्टे फ्रूट्स नहीं खाने हैं, ऑयली नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना। और वो ऐसा नहीं कि वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, उनके पीछे ना कुछ मेडिकल रीज़न होते हैं। तो जब भी आपका स्टार्ट होगा आपको आपके डॉक्टर काउंसिल करेंगे। मैम एक चीज़ और, क्या कुछ डूज एंड डोंट्स हैं? क्योंकि अभी तक तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि शायद हम लोगों के दिमाग से वो डर निकालने के लिए यहाँ पे कि रेडिएशन के से डरे नहीं, उसको ट्रीटमेंट को प्रॉपर फॉलो कीजिए और ठीक होइए। बट डूज एंड डोंट्स क्या है मैम इस थेरेपी के साथ साथ? राइट, एक्चुअली डूज एंड डोंट्स जो है वो इस बात पे डिपेंड करेंगे कि आपका किस इंटेंट से ट्रीटमेंट हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल के रूप में लूँ, मैं हेड एंड नेक कैंसर को लेती हूँ क्योंकि हमारे इंडिया में हेड एंड नेक कैंसर बहुत कॉमन है। तो जब इस हिस्से के कैंसर को हम रेडिएशन देते हैं तो कुछ बातें हम बताते हैं कि इस हिस्से पर आपको रगड़ना नहीं है, कोई भी ऑयल लोशन नहीं लगाना है, मार्केट में जाके जो सेविंग करा लेते हैं ना लोग शुरू में, वो नहीं कराना है। फीमेल के केस में भी मैं सेम चीज़ें बोलूँगी, इस हिस्से को आपको पूरा एक्सपोज रखना है, कपड़ा लपेट के नहीं रहना है, कॉटन के कपड़े पहनने हैं। और जैसे कि ये जो कॉलर वाली शर्ट्स हैं लोग पहन लेते हैं ना, वो बिल्कुल अवॉइड करनी है। एंड जब ये मैं हेड एंड नेक कैंसर के लिए बता रही हूँ, बाकी इंडिविजुअल कैंसर्स के लिए अलग प्रिकॉशंस होते हैं, वो आपको आपके रेस्पेक्टिव डॉक्टर अकॉर्डिंग टू द स्टेज बता देंगे। ओके मैम, इन जनरल कैजुअल एक्टिविटीज़ अपने आप में कैंसर एक बहुत बड़ा डर लेके आता है। बहुत लोगों को लगता है कि कैंसर इज़ इक्वल टू डेथ, जिसको बहुत हद तक हम अपने हमने जो यशोदा, जो हमारे डायरेक्टर्स, हमारे मैनेजमेंट का एक विजन है कि हम लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करें, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को ये समझाएं कि कैंसर इज़ नॉट इक्वल टू डेथ सेंटेंस। मैम क्या नॉर्मल एक्टिविटीज़ पॉसिबल हैं आफ्टर रेडिएशन थेरेपी या इन दैट कोर्स, बेसिकली आफ्टर मैम, एंड कितना टाइम उसमें लगता है एक नॉर्मल ज़िंदगी स्टार्ट करने में वापस? एक्चुअली सोनल, ये बात मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ कि कैंसर के साथ जर्नी नो डाउट इतनी ईजी नहीं होती है, और ना ही कैंसर के बाद होती है। कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ते हैं और फेस भी करने पड़ते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे विल पावर होता है ना, डोंट गिव अप, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बहुत सारे लाइफ में अप डाउन्स आते हैं, उनको फेस करना है, उनको एक्सेप्ट करना है, और जो नेवर गिव अप वाली फीलिंग है उसके साथ मूव ऑन करना है। कैंसर के साथ चैलेंजेस आएंगे, लेकिन जहाँ आपने अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लिया, वहाँ आपके लिए लाइफ आई थिंक ईजी हो जाएगी। 100% मैम। एक लास्ट जो मेरे माइंड में, टू जस्ट कंक्लूड आई फील मैम कि हो गया हमारा ट्रीटमेंट, रेडिएशन फॉलो हो गया, उसके बाद मैम क्या फॉलोअप शेड्यूल रहना चाहिए? क्योंकि लोग, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने आप लोगों से बहुत समझा है, सभी हमारे इतने अमेजिंग जो ऑन्कोलॉजी टीम है उनसे, कि फॉलोअप का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आफ्टर कैंसर अपनी ज़िंदगी को अच्छा काटने में। वो क्या है मैम? कितने टाइम में होना चाहिए, किससे होना चाहिए, किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? राइट, एक्चुअली सोनल, कहीं ना कहीं मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि कैंसर के ट्रीटमेंट के एडवांसमेंट बहुत हुए हैं, बहुत से कैंसर ठीक होने लगे हैं। लेकिन जो कैंसर का जो सबसे बड़ा एक जो ड्रॉबैक रहा है रिसर्च का, ट्रीटमेंट का, वो ये रहा है कि कैंसर के रिकरेंस, रिलैप्स और हम मेटास्टेसिस को नहीं रोक पाए। ये एक इतना बड़ा फियर होता है कि पेशेंट अगर कैंसर फ्री भी हो जाए तब भी वो डर में जीता है, और यही एक रीज़न है रिलैप्स, रिकरेंस और मेटास्टेसिस का, कि हम कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद भी उनको फॉलोअप में बुलाते हैं। अब हम फॉलोअप शेड्यूल की अगर बात करें, अगर आपका कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है तो 2 साल तक हम 3 मंथली बुलाते हैं।
एंड 5 साल तक हम हर 6 मंथ पे बुलाते हैं और उन विजिट्स पे हम एक रूटीन चेकअप कराते हैं जस्ट टू डिटेक्ट कि कहीं कैंसर लौट के तो नहीं आया है। और जब 5 साल तक आप कैंसर फ्री रहते हैं, हर इन्वेस्टिगेशन आपकी ठीक है, फिर हम ये मान के चलते हैं कि अब 5 साल के बाद कैंसर के लौट के आने के चांसेस बहुत कम है। उसके बाद से हम कैंसर पेशेंट्स को हर साल बुलाते हैं और जब आप आएंगे तो आपको पूरा डिस्कस किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन, रूटीन इन्वेस्टिगेशन एडवाइस किया जाता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस किया जाता है। तो ये एक बेसिक प्रोटोकॉल होता है फॉर एवरी कैंसर पेशेंट। सो मैम, बिफोर वी रैप अप, आई वांट आपकी साइड से मैसेज क्या है हर उस इंसान के लिए जो ये वीडियो या तो अभी देख रहे हैं या आगे देखेंगे या अपनी फैमिली फ्रेंड्स सब में स्प्रेड करेंगे। सो व्हाट इज़ दैट मैसेज? तो बेसिकली जो मेरी तरफ से जो मैसेज है वो ये है कि आज की डेट में कैंसर बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है। इसका इंसिडेंस ओवर दी डिकेड्स बहुत रैपिड हो गया है। जो हम कैंसर पहले बहुत ही रेयर बीमारी सुनते थे, आजकल हम इतना ज़्यादा देख रहे हैं किसी को। और सबसे ख़राब चीज़ है कि वो यंग एज में हो रहा है बहुत। तो उससे हम कैसे लड़ सकते हैं? अपने आप को अवेयर रख के, अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करके रिगार्डिंग दी कैंसर स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल फॉलो करके और कैंसर प्रिवेंशन पे फोकस करके जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को अप्लाई करोगे, आई थिंक हम कहीं ना कहीं इस कैंसर की डायग्नोसिस की जो एक सीरीज़ है, जो एक लिंक है, उसको ब्रेक कर पाएंगे। एग्जैक्टली। सो आई थिंक आज का सेशन मैम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। रेडिएशन थेरेपी के बारे में इन जनरल कम बात की जाती है। हम बाकी सारी चीज़ों, कीमो के बारे में बात करते हैं, सर्जरीज़ के बारे में हमें नॉलेज है, मैम पढ़ते हैं, पर रेडिएशन की जो डिटेलिंग है वो बहुत कम लोगों को पता है। जैसा कि मैंने आपको बोला, मुझे भी नहीं पता थी। सो आई फील कि दिस वॉज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन। मैम थैंक यू। आप हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहिए, ऐसे ही हमें अपडेटेड रखिए। एंड आई फील बिफोर वी एंड दिस लाइफ, मैं भी आप सभी को कहना चाहूँगी कि मैंने अपनी लाइफ में भी ये चीज़ मिस देखी थी कि हम बहुत सारे छोटे छोटे सिम्टम्स को या छोटी छोटी चीज़ों को मिस कर देते हैं अपने आसपास, कि हम इग्नोर करते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में अनयूजुअल हो रही है, सो आप प्लीज़ अपने आसपास बेस्ट डॉक्टर को दिखाइए। एंड ये यशोदा कैंसर इंस्टीट्यूट, संजय नगर, गाजियाबाद, जहाँ हम अभी बैठे हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर है जहाँ पे फ्रॉम डायग्नोसिस टू ट्रीटमेंट आपको हर चीज़ अवेलेबल है। सो प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड एंड थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर द ड्राइव। थैंक यू सो मच।